Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. अस्सलाम वालेकुम गाइस, दिस इज माशुकिल एंड यू आर वाचिंग माय चैनल द लर्निंग ट्री। आज जो मेरा लेक्चर है वो चैप्टर नंबर 18 से रिलेटेड है, दैट इज ईकैट एंड एमकैट। सही है। तो चैप्टर 18 में आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ेंगे कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन कौन सी होती है। जो मेनली जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं जो कि एग्जाम से काफ़ी पूछते हैं इसके बारे में, वो मैंने लिस्ट डाउन कर दिया। दैट इज़ गैमा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव रेस, रेडियो वेव्स। अगर मैं डाउन द ग्रुप आऊँ तो याद रखें फ्रीक्वेंसी जो है वो डिक्रीज़ होती है। जैसे मैं बोलूँ कि गैमा रेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, फिर से कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला आपने बचपन में पढ़ा ही होगा, V = F लैम्डा। याद है फॉर्मूला V = F लैम्डा। अगर मैं F को नीचे ले जाऊँ तो ये हो जाएगा V/F = लैम्डा। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला आई कैन क्लियरली डिफाइन दैट कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर किसी रेस की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है तो उस रेस की वेवलेंथ कम होगी, और जिस रेस की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी कम होगी। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ किया कि भाई अगर फ्रीक्वेंसी डाउन द ग्रुप कम हो रही है तो उसका उलट हो जाएगा कि जो वेवलेंथ है वो डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो मुझे समझ में आया कि जो फ्रीक्वेंसी है वो डाउन द ग्रुप डिक्रीज़ हो रही है और वेवलेंथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। यू हैव टू कीप इन माइंड कि भाई फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपस में रिलेशन क्या होता है और डिफरेंट रेस की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ क्या होती है। अच्छा, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो होती है वो सिंपली कुछ होती है भाई कि आपके पास लेट सपोज मैं बोलूँ कि आपके पास एक लाइट है जो कि मैं सनलाइट कह लूँ उसको मैं, सही, सनलाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट सनलाइट। अगर सनलाइट किसी प्रिज्म से पास होती है, लेट सपोज मैं प्रिज्म लूँ और प्रिज्म पे मैं सनलाइट को जो है वो गिराऊं, सही है, और यहाँ पे मैं कोई स्क्रीन रखूं, ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास डिफरेंट कलर्स आपके फिल्म पे प्रोड्यूस होंगे। जैसे ग्रीन तो यहाँ पे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, ऑरेंज और रेड। VIBG सॉरी VIBGYO एंड लास्ट वन इज R। तो क्या चीज़ है ये, विबग्योर। अगर आपको उल्टा पढ़ो आप इसको तो विबग्योर बनता है। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। अच्छा, अगर मैं बात करूं इसके फ्रीक्वेंसी की और इसके वेवलेंथ की, तो याद रखिएगा जो आपके पास विबग्योर बनता है यहाँ पे, तो फ्रीक्वेंसी डाउन द ग्रुप जो है वो क्या कहते हैं उसको, इंक्रीज होती है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी डाउन द ग्रुप जो है वो इंक्रीज होती है और वेवलेंथ जो है वो डिक्रीज होती है। मतलब मुझे ये सिंपल सी बात समझ में आई कि भाई कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है, फिर ऑरेंज ज़्यादा, फिर येलो ज़्यादा, ग्रीन ज़्यादा, ब्लू ज़्यादा, इंडिगो ज़्यादा, वायलेट ज़्यादा। सिमिलरली उल्टा आप कर लें कि यहाँ पे डिक्रीज होती है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ इसकी होती है, फिर कम 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 फिर कम होती जाती है। रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम होती है और वायलेट की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। अच्छा, इसमें जो है वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट खास है नहीं, तो इसमें आपको फिगर्स, फ्रैक्शनल फिगर से बात करनी पड़ेगी। आपको वैल्यूज़ याद होनी चाहिए कि भाई रेड की अमूमन वो रेड का ही और इंडिगो वायलेट ही पूछते हैं, एक्सट्रीम पॉइंट पूछते हैं, बीच में नहीं आते वो। या तो रेड की वेवलेंथ पूछेंगे या वो वायलेट की वेवलेंथ पूछेंगे। तो रेड की जो वेवलेंथ होती है वो 7000 एंगस्ट्रॉम होती है और जो आपके पास उसकी वायलेट की जो आपकी वेवलेंथ होती है वो 4000 एंगस्ट्रॉम होती है। एंड दिस प्रोसेस दिस कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। नाउ गाइज वी हैव अनदर टॉपिक दैट इज बोहर्स एटॉमिक मॉडल। जब बोहर्स एटॉमिक मॉडल का मैं आपको सिंपल सा कॉन्सेप्ट दूंगा कि बोहर्स एटॉमिक मॉडल एक्चुअली होता क्या है। पहले आप जो है वो एटम का स्ट्रक्चर देखें। एटम का स्ट्रक्चर किस तरह होता है कि आप न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, और डिफरेंट इसके ऑर्बिट्स होते हैं, सही है। लेट सपोज ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, किसी न किसी वेलोसिटी से कर रहे होंगे। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं, जब वो सर्कुलर पाथ रिवॉल्व कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे एक इन्वॉल्वमेंट आती है, दैट इज़ एंगुलर मोमेंटम। इसको हम क्या कहते हैं, L कहते हैं, जो कि MVR होता है, ठीक है, MVR होता है। तो भाई बोहर्स ने कहा है कि जो आपके पास मोमेंटम होता है किसी भी ऑर्बिट के ऊपर, वो NH/2 जो आपका होता है वो H/2 पाए
का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मतलब सिंपल सी बात मुझे समझ में आ रही है कि जो आपका पास एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का मल्टीपल इंटीग्रल होता है। मतलब फर्स्ट, जैसे लेट्स सपोज मैं फर्स्ट ऑर्बिट का मुझे एंगुलर मोमेंटम निकालना है, तो आई विल पुट 1 हेयर एंड दैट इज आई हैव टू सिंप्लीफाई द इक्वेशन एंड देन वी विल गेट द एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, अब यहाँ पे एक टर्म आ रही है h को हम बोलते हैं प्लैंक कांस्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं प्लैंक्स कांस्टेंट। और इसकी जो वैल्यू होती है वो आप याद नहीं पड़ेगी, तो उसकी वैल्यू, इसको h कहते हैं, इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है 6.363 इंटू 10⁻⁻³ जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड। ठीक है। अच्छा, अब चूंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बार बार जो है वो h/2 कैलकुलेट करना, कि आप h/2 को यूज़ ना करो, आप इसके बदले एक और टर्म यूज़ कर, एक और वेरिएबल यूज़ कर लो जिसको हम h कट कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं इसको? h कट कह लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली बात है h इज़ कांस्टेंट। ठीक है, पाई इज ऑल्सो कांस्टेंट एंड 2 इज ऑल्सो कांस्टेंट। अगर हम किसी कांस्टेंट को डिफरेंट कांस्टेंट्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी कैन रिप्लेस दैट कांस्टेंट विद अनदर वेरिएबल एंड दैट वेरिएबल इज कॉल्ड h कट। तो अगर मैं सिंपली यहाँ पे करूँ कि मेरे पास एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, NH कट। तो दिस फॉर्मूला इज़ वेरी सिंपल फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी एंगुलर मोमेंटम। और h कट की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस होकर क्या हो गई है, वो हो गई है 1.05 इंटू 10⁻⁻³ -34 जूल पर सेकेंड। ठीक हो गया। तो आपको अगर h कैट की वैल्यू मालूम होगी तो आप किसी भी ऑर्बिट पे एंगुलर मोमेंटम इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, आपके एप्टीट्यूड में एक क्वेश्चन आया था कि भाई, एक क्वेश्चन ये था कि आपको एक नंबर ऑफ ऑर्बिट दिया था भाई, कि लेट सपोज जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो 6 ऑर्बिट या 7 ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है। तो जब वो 6-7 ऑर्बिट पे रिवॉल्व कर रहा है तो यू हैव टू कैलकुलेट दी एंगुलर मोमेंटम। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करोगे। n की जगह पे जो ऑर्बिट पे आपको एंगुलर मोमेंटम मांगा होगा, देन यू हैव टू पुट दैट ऑर्बिट हेयर एंड h कट इज कांस्टेंट, देन यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस वैल्यूज एंड देन यू विल गेट द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एनी ऑर्बिट। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इन एनी ऑर्बिट। अच्छा, जो आपके पास, जाहिर सी बात है, आपके पास जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा होता है किसी ऑर्बिट पे, तो जब वो घूम रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है, रिवॉल्व कर रहा होता है, तो उसके अंदर आपके पास काइनेटिक एनर्जी भी होती है और ऑर्बिट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होती है। और टोटल एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की होती है वो काइनेटिक एनर्जी का और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। ठीक है, तो पहले हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -E²/4πε0 इंटू R होती है। ठीक है, ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, जो मैंने राइट से जो बॉक्स में बनाया हुआ है, तो वो फॉर्मूले आपको याद रखने होंगे। जैसे कि एग्जाम्स में ये फॉर्मूले पूछ सकते हैं, या पे इसका आप रिलेशन पूछ सकते हैं। जैसे मैं बोलूँ कि भाई पोटेंशियल एनर्जी का और रेडियस का रिलेशन क्या है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है वो रेडियस की इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसी तरह काइनेटिक एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, रेडियस के, और इसी तरह टोटल एनर्जी भी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके, रेडियस के। तो ये फॉर्मूले में लिखे हुए हैं, वो आपको याद करने होंगे। अच्छा, काफ़ी एग्जाम में पूछा जाता है भाई कि पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का रेशो क्या होता है, तो हम यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन निकाल लेते हैं। आपके पास जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या है, -E²/4πε0 इंटू R। ठीक हो गया। और यहाँ पे 8ε0 8πε0 इंटू R। अगर यहाँ पे मैं गौर करूँ तो ये E से कैंसिल आउट। ठीक है, पाई से पाई गया, E से E गया, और ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, और 4 1 4 4 2 8। तो जो जो चीज़ें यहाँ पे रह गई हैं वो क्या रह गई है, ऊपर आपके पास रह गया -1। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास रह गया 1/2। तो ये ब्रेड के ऊपर आ जाएगा। तो रेशियो क्या आ गया, रेशियो आपके पास आ गया -2/1, दैट इज -2:1। नाउ गाइज वी हैव एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट और रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट। अच्छा, ये जो डेरिवेशन है वो आप जो है वो अपने रेगुलर क्लासेस में करते आ चुके हैं। आपने मैट्रिक में भी किया है, आपने फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में भी किया है, और वही चीज़ आप सेकेंड ईयर की फिजिक्स में भी आप कर चुके हो। ठीक है, तो इतना कोई टिपिकल आपके लिए नहीं है। फिर भी मैं तो डिफाइन कर देता हूँ कि जो आपके पास एनर्जी होती है nth ऑर्बिट की, वो होती है -me4 की पावर/32 E0² πr² h कट स्क्वायर n²।
तो ये आपके पास एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला आपको एज इट इज़ आपसे एज इट इज़ एग्जाम से पूछ सकता है। बट चूँकि अगर आप गौर करें कि ये जो टर्म है वो कांस्टेंट की टर्म है, ये पूरी टर्म कांस्टेंट की है। अगर हमें एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू पता हो, पाई की वैल्यू पता हो, एच की वैल्यू पता हो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज पता हो, तो हम इजीली यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं। जो वैल्यू आती है मेरे पास वो आती है, इसकी जो वैल्यू आती है वो -13.6 आती है, ठीक है, और अपॉन n स्क्वायर। तो इट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू कैलकुलेट दी एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट। तो जो आंसर आएगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर आएगा। हालांकि जो आपके पास एनर्जी होती है वो जूल में होती है। जूल को अगर आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना चाहो तो यू हैव टू डिवाइड बाय 1.6 × 10⁻⁻19। और अगर आप उल्टा करना चाहो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जूल पे आना चाहो तो मल्टीप्लाई कर सकते हो आप, ठीक है। तो आप याद रखें जिसका जो आने वाला आंसर होगा वो हमेशा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के अंदर होगा। तो आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है, आपको ये फॉर्मूला भी याद रखना है। अच्छा, अगर मैं इस फॉर्मूले में 1 पुट करूँ, तो अगर मैं n 1 पुट करूँ तो मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो कितनी आएगी? -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। अगर मैं इसमें इन्फिनिटी पुट करूँ, इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी ऑर्बिट, मतलब बहुत ही दूर, इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत ही दूर, बहुत ही ज़्यादा। तो अगर मैं बहुत ही मैक्सिमम वैल्यू पुट करूँ इन्फिनिटी की, तो आपके पास जो एनर्जी है वो आ रही है 0। पुट करें, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं आप, फिजिक्स के भी स्टूडेंट हैं। इफ़ आई पुट इन्फिनिटी हेयर देन n नंबर डिवाइड बाई इन्फिनिटी, आंसर विल बी 0, ठीक है। तो 0 मतलब मुझे समझ में आ रही है बात कि जैसे जैसे मैं ऑर्बिट बढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे मैं ऑर्बिट बढ़ा रहा हूँ एनर्जी डिक्रीज़ हो रही है। एक पॉइंट ऐसा आया कि एनर्जी क्या हो गई? 0 हो गई। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे एनर्जी जो है कम होती जाएगी। तो ये भी पूछ सकते हैं कि अगर आप एनर्जी ऑर्बिट बढ़ाते जा रहे हो तो एनर्जी में क्या फ़र्क पड़ेगा? तो एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। ऑब्वियस ये बात है, जितना जितना इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से दूर होगा उतनी ही अट्रैक्शन पावर कम होती जाएगी और उसी तरह एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी। सही है। एनर्जी, अच्छा याद रखें हमेशा, एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सॉरी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने अगर फॉर्मूला पढ़ा हो E = h μ, याद फॉर्मूला याद है आपको? म्यू इज द फ्रीक्वेंसी। तो एनर्जी का और फ्रीक्वेंसी का डायरेक्टली लिंक होता है। जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। इसका मतलब है कि जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ते जाएगा एनर्जी भी कम होगी, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ के। देखिए बहुत ही ईजी वे मैंने आपको लिंक बता दिया कि लिंक क्या है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इन एनर्जी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ। मतलब जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ता जाएगा उसका वेवलेंथ बढ़ता जाएगा और वैसे वैसे उसकी एनर्जी और फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी। बहुत ही सिंपल वे है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास है रेडियस। रेडियस का जो फॉर्मूला होता है वो 4πε0h² * n²। दिस इज द फॉर्मूला फॉर रेडियस दैट is much more typical to memorize this formula, but you have to memorize it। वैसे मजे की बात ये फॉर्मूला मुझे भी याद नहीं है, लेकिन चूंकि आप अटेंड करने जा रहे हो एग्जाम्स में तो आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो अगर मैं इसकी जगह पे रिप्लेस करूँ, क्योंकि पूरा एक कांस्टेंट है, तो इसकी एक वैल्यू कैलकुलेटेड है 0.53, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली मैंने 0.53 × n², ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा? एंगस्ट्रॉम में इसका आंसर आएगा। याद रखें इसका आंसर हमेशा एंगस्ट्रॉम में आएगा। तो आपको ये भी याद रखना है, ये भी याद रखते हैं। अच्छा, अगर मैं n1 पुट करूँ, लेट्स सपोज आई विल पुट n1, तो रेडियस जो आपके पास आएगी वो 0.53 एंगस्ट्रॉम आएगा। और जैसे जैसे मैं इन्फिनिटी पुट करूँगा, सही है, तो वैसे वैसे आपके पास रेडियस भी इन्फिनिटी होता जाएगा। मतलब जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ रहे हैं वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है। ये तो बहुत ही सिंपल सी बात है कि जैसे जैसे आप न्यूक्लियस से दूर होते जाओगे वैसे वैसे ही आपका रेडियस बढ़ता जाएगा। अंडरस्टूड है, कोई इतना बड़ी बात नहीं है। तो समराइज कर लेते हैं इसको। जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिट बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस बढ़ेगा और वैसी वैसी एनर्जी कम होगी, वैसे वैसे फ्रीक्वेंसी कम होगी, वैसे वैसे वेवलेंथ बढ़ेगा। बड़ी सी सिंपल सी मैंने यहाँ पे लिंक जोड़ दिया जो कि बहुत ही ईजी हो जाएगा आपको ये चीज़ें जो है वो सम अप करना। नाउ वी हैव डिफरेंट सीरीज। अच्छा, पहले आपको सिंपल विदाउट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक आपको एक कॉन्सेप्ट में दे दूँ। लेट्स सपोज आपके पास एक एटम है, सही है। एटम के डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं, डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। समझी गए इस टॉपिक को? बड़ा ही मज़ेदार टॉपिक है और जिस वे में बताऊँगा वो बहुत ही इंटरेस्टिंग लगेगा आपको, ठीक है। लेट्स सपोज एक आपके पास एक एटम है। लेट्स सपोज जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे बड़े सुकून से मौजूद है, ठीक है। जहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत ही सुकून में होता है, मतलब उसको कोई भी टेंशन नहीं होती, कोई भी इजाफी एनर्जी नहीं होती। उस स्टेट को हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, सही है। ग्राउंड का मतलब होता है भाई सबसे नीचे वाला फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, सही है। वहाँ पे स्टेबिलिटी बहुत हाई होती है, सही है। अब यहाँ पे सुकून से ये रिवॉल्व कर रहा है इस इलेक्ट्रॉन के अंदर, सही है, यहाँ पे इस ऑर्बिट के अंदर। अब मैं क्या कर रहा हूँ अब मुझे करना है इसको तंग थोड़ा सा, सही है। नाउ
मैं इसको हीट करना स्टार्ट करूँगा, इस इलेक्ट्रॉन, इस आपके पास इसको एटम को जब हीट करूँगा, ऑब्वियस सी बात, जब आपको भी आपको कोई भी हीट अप करेगा तो क्या होगा, आप अनस्टेबल हो गए वहाँ पे, ठीक है। देन यू विल ट्राई टू रिमूव फ्रॉम दैट ऑर्बिट, दिस ऑर्बिट, ठीक है। आप चाहोगे भाई इस ऑर्बिट से निकल जाओ, ज़्यादा भाई हीट ज़्यादा हो रही है, एनर्जी बढ़ गई है, यहाँ पे आपके स्टेबिलिटी मेंटेन नहीं हो पा रही, तो क्या करेगा इलेक्ट्रॉन वही करेगा जो आप करेंगे। क्या करेगा इलेक्ट्रॉन कि ये आपके पास उसको एब्जॉर्ब करेगा, ऑब्वियस सी बात है, एब्जॉर्ब करने के बाद अनस्टेबल हो जाता है, देन वो जंप करेगा अपर लेवल पे, जहाँ पे एनर्जी इसको हीट महसूस ना हो, ठीक है। अच्छा, तो ये समझ लें आप बात, जब इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल या पे सबसे आखिरी शेल में चले जाएगा, मतलब ऊपर चले जाएगा, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आता है, चूँकि इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है वो एनर्जी उस लेवल पे रहने के लिए काबिल नहीं है। उसकी एनर्जी क्या है कि वो ग्राउंड फ्लोर पे ही रह सकता है, नीचे वाले फ्लोर पे रह सकता है, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा, यहाँ पे हो जाता है इलेक्ट्रॉन अनस्टेबल। क्या हो जाता है, अनस्टेबल। और जिस स्टेट पे वो अनस्टेबल हो उसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। मतलब आपके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो इन्फिनिटी ऑर्बिट पे चला गया, उस ऑर्बिट पे वो अपना आप को स्टेबल नहीं कर पा रहा, उसकी एनर्जी मैच नहीं कर रही उस ऑर्बिट की एनर्जी से, सिंपल सी बात है। अब वो क्या करेगा, अब वो वापस से नीचे आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो अब समझ लें कि इलेक्ट्रॉन पहुंच गया यहाँ पे, अब इस सिनेरियो पे आ जाए, सही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया, सही है। इलेक्ट्रॉन कहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ पहुँचा हुआ है, इन्फिनिटी पे पहुँचा हुआ है, ठीक है। तो इन्फिनिटी पे वो एक्साइटेड होता है, सही, याद रखें, इन्फिनिटी पे क्या होता है, एक्साइटेड होता है, सही। इसके आगे की कहानी है, ये कंटिन्यूटी है। वो कॉन्सेप्ट ने दे दिया मैंने आपको कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुँचा कैसे। अब वो क्या करेगा, अपने अंदर से कुछ एनर्जी इमिट करके वो वापस से आएगा, ठीक है। तो याद रखें, अगर वो एनर्जी इमिट करके फर्स्ट ऑर्बिट पे वापसी आता है, सही है, फर्स्ट ऑर्बिट पे वापसी आता है, तो इस यहाँ से बनने वाली सीरीज़ होती है, वो क्या होती है, लायमन सीरीज़ होती है। याद रखिएगा ये चीज़ें, लायमन सीरीज़। अगर वो सेकंड ऑर्बिट पे आ रहा है तो वो बामर सीरीज़ होता है। अगर वो थर्ड आ रहा है तो ये पैशन सीरीज़। अगर वो फोर्थ पे आ रहा है तो होती है ये ब्रैकेट सीरीज़। और यहाँ पे जब आता है वो फंड सीरीज़, सही है। तो याद रखें, अपने अंदर से कोई ना कोई वो रेज इमिट करता है, जो वो अगर वो फर्स्ट में आ रहा है तो जो रेज इमिट करेगा वो फार इंफ्रारेड रेज होगी, जो ये रेज इमिट करेगा तो ये फार इंफ्रारेड विजिबल यूवी रेज। तो ये आपके पास क्वेश्चन आ सकते हैं भाई कि यूवी रेज कौन सी सीरीज़ इमिट करती है, तो वो कौन सी सीरीज़ करती है, फंड सीरीज़ करती है। बहुत ही आसान सा कॉन्सेप्ट था। अच्छा, इससे हम किसी भी क्या कहते हैं सीरीज़ की आप क्या निकाल सकते हो, वेवलेंथ निकाल सकते हो। तो फॉर्मूला यहाँ पे गिवन है 1/λ इज इक्वल टू आर इन्फिनिटी। इसको हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। 1/NF इसका NINF क्या है, जहाँ पे वो मौजूद है, जब वो जंप करके वहाँ चला गया जहाँ ये मौजूद है, वो उसको हम NI बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, NI। जहाँ पे आ रहा होता है उसको NF बोलते हैं। तो चूँकि NI से शिफ्ट कर जंप होके आ रहा है तो NI हमेशा NF से ज़्यादा होता है, ठीक है। अच्छा, वेवलेंथ है, आप फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू म्यू लैम्डा, मतलब फ्रीक्वेंसी म्यू लैम्डा, ये फॉर्मूला होता है, सही है। इस फॉर्मूले से आप जो है वो जब आप वेवलेंथ निकालोगे तो वेवलेंथ को यहाँ पुट करोगे तो यू विल गेट दी फ्रीक्वेंसी एज वेल। तो आप इससे वेवलेंथ भी कैलकुलेट कर सकते हो, इससे आप जो है वो फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट कर सकते हो। नाउ वी हैव वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। आप वही वापस रिपीट करता हूँ कि वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी एंड फ्रीक्वेंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी। मतलब फ्रीक्वेंसी और एनर्जी आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और जो वेवलेंथ होता है वो एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब अब मैं बोलूँ कि मैक्सिमम वेवलेंथ होगा तो मिनिमम एनर्जी होगी, मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी। अगर मिनिमम वेवलेंथ होगा तो मैक्सिमम एनर्जी होगी, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। तो एक ही चीज़ में हम तीनों चीज़ें कवर कर लेते हैं। अच्छा, मैं जो फॉर्मूला ड्राइव करने जा रहा हूँ वो मैं जो है वो एनर्जी को लेते हुए जा रहा हूँ कि एनर्जी को लेते हुए मैं ड्राइव करूँगा। ज़रा
मेरे साथ चीज़ नोट करें, लेट सपोज आपके पास ये ऑर्बिट्स हैं, सही है, ये आपके पास 1 2 3 ये इन्फिनिटी है, लेट सपोज यहाँ से उसको आना है, तो मुझे ये बताओ 4 कर लो उसको, लेट सपोज 4 ऑर्बिट कर लो, सही है। मुझे अगर ये बताएं कि मैं बोलूँ कि मुझे मिनिमम एनर्जी जो है वो रिलीज़ करनी है, मिनिमम एनर्जी रिलीज़ करनी है, तो मिनिमम एनर्जी दैट साइड सी बात है, जो इलेक्ट्रॉन है वो कोई ना कोई एनर्जी रिलीज़ करके किसी न किसी ऑर्बिट पे आता है, सही है। अगर वो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करेगा तो वो ज़्यादा जो है वो लेवल को जम कर पाएगा, अगर वो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो कम ऑर्बिट को जम कर पाएगा। तो नोट करें कि अगर वो यहाँ से यहाँ पे आता है, खाली एक ही लेवल को जम करता है, तो उस वक्त जो एनर्जी होगी वो मिनिमम होगी। बहुत ही सिंपल सी लॉजिक है कि इसको कम एनर्जी जो है वो इमिट करनी पड़ेगी उस लेवल पे आने के लिए। तो अगर वो अपने वेरी नेक्स्ट लेवल पे जंप करता है, मतलब नेक्स्ट लेवल पे जंप करता है, तो उसको कम एनर्जी लेनी पड़ेगी। तो अगर मैं लाइमन की बात करूं, लाइमन में बामर, ये चीज़ समझिएगा, पैशन, ब्रैकेट एंड फंड। अच्छा, इन सब का NF तो कांस्टेंट है, इनका NF तो कांस्टेंट है, NF इनका 1 2 3 4 और 5 कि अगर फर्स्ट ऑर्बिट पे NF क्या होता है, जिस ऑर्बिट पे आ रहा होता है फर्स्ट पे आएगा तो लाइमन, सेकंड पे, थर्ड पे, फोर्थ, फिफ्थ पे आएगा तो बामर, पैशन, ब्रैकेट, फंड। तो वी आर एम इज़ टू कैलकुलेट दी NI। अच्छा, NI क्या होना चाहिए? अगर मैं बोलूँ कि मिनिमम एनर्जी जो है वो उसको रिलीज़ कर रहा है, मतलब मिनिमम एनर्जी है, तो जाहिर सी बात है बहुत ही कम एनर्जी रिलीज़ करेगा तो बहुत ही अपकमिंग लेवल पे आएगा। तो अंडरस्टूड चीज़ है कि अगर लाइमन सीरीज़ की बात कर रहा हूँ, अगर वो 2 से 1 पे आएगा, अगर वो 2 से 1 पे आएगा तो मिनिमम एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर बामर की बात करूँ कि 3 से 2 पे आएगा तो मिनिमम एनर्जी रिलीज़ करेगा। अगर मैं पैशन की बात करूँ कि 4 से 3 पे आएगा तो मिनिमम एनर्जी रिलीज़ करेगा। और ब्रैकेट की बात करूँ तो 5 से 4 पे आएगा तो मिनिमम एनर्जी रिलीज़ करेगा। और फंड की बात करूँ तो 6 से 4 5 पे आएगा तो कम एनर्जी रिलीज़ करेगा। तो मुझे समझ में आया कि अगर मैंने NI डिसाइड कर दिया कि लाइमन के लिए NI 2 होगा, बामर के लिए 3 होगा, पैशन के लिए 4 होगा, ब्रैकेट के लिए 5 होगा, फंड के लिए 6 होगा। तो याद रखिएगा हमेशा कि जब भी मिनिमम एनर्जी मांगनी हो या फिर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मांगी हो या मैक्सिमम मैक्सिमम जो है वो मांगी हो वेवलेंथ, मिनिमम एनर्जी मांगी हो या मिनिमम फ्रीक्वेंसी मांगी हो, तो याद रखें कि जो आपका NI होगा वो NF से एक ज़्यादा होगा। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैंने कोई डेप्थ में नहीं गया, बहुत ही ईजी सा मैंने वे बताया आपको। नाउ गाइस वी हैव द लास्ट टॉपिक दैट इज मैक्सिमम वेवलेंथ, मिनिमम वेवलेंथ, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मैक्सिमम एनर्जी। बहुत ही ईजी टॉपिक है। अगर मैं आपको सिंपल से बात पूछूँ आपसे मैं कि भाई मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, ज़ाहिर सी बात है जब मैक्सिमम एनर्जी उस वक्त होगी कि जब वो बहुत ही लंबा जंप करेगा। ज़ाहिर सी बात है मैक्सिमम एनर्जी कब होगी, मैं बोलूँ भाई इस इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी है या इस ऑर्बिट की मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ हुई है। अच्छा, एनर्जी का मतलब है एनर्जी का रिलीज़ होना, यहाँ पे रिलीज़ ऑफ एनर्जी की बात कर रहा हूँ मैं। तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज़ कब करेगा, जब वो बहुत ऊपर से जंप करके नीचे आएगा, सही है। तो बहुत ही ईजी सा कॉन्सेप्ट, बहुत सा सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको मैं कि अगर वो इन्फिनिटी से जंप करेगा किसी भी ऑर्बिट पे, NI शुड बी इन्फिनिटी फॉर ऑल द सीरीज़, चाहे वो लेमन सीरीज़ हो, बामर सीरीज़ हो, पैशन सीरीज़ हो, फंड सीरीज़ हो या ब्रैकेट सीरीज़ हो, NI हमेशा इन्फिनिटी होगा। अगर वो इन्फिनिटी से जंप करता है तो दैट जंप विल इमिट द मैक्सिमम एनर्जी। जब मैक्सिमम एनर्जी होगी तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, जब मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। बहुत ही सिंपल सा सिनेरियो मैंने यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है कि लाइमन की बात अगर मैं करूँ, बामर की बात अगर मैं करूँ, सही है, पैशन की बात मैं करूँ, सिमिलरली ब्रैकेट या फंड, सही है। तो एक चीज़ तो फंड, अच्छा एक चीज़ तो फिक्स होती है जो कि आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पता है कि NF हमेशा फिक्स होता है सबके लिए। NF इसका 1 2 3 4 एंड 5। इशू होता है कि NI का इशू आता है हमेशा, तो NI हमेशा याद रखें सबका NI इन्फिनिटी होगा। मतलब सिंपल सी हमें समझ में आई कि अगर इन्फिनिटी से 1 पे जंप करेगा, इन्फिनिटी से 2 पे जंप करेगा, इन्फिनिटी से 3 पे जंप करेगा, इन्फिनिटी से 4 जंप करेगा, इन्फिनिटी पे 5 पे जंप करेगा, तो मैक्सिमम एनर्जी एमिट करेगा, तो मिनिमम वेवलेंथ होगी और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो बहुत सी आसान उम्मीद कर मैंने आपको बता दिया। क्वेश्चन किस तरह आता है, हाँ ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको एक सीरीज़ दे देंगे, लेट सपोज मैं आपको सीरीज़ दे दूँ, भाई ये लेमन सीरीज़ है, तो आप लाइमन सीरीज़ का मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी निकाल दो, या फिर मैक्सिमम एनर्जी निकाल दो या मिनिमम वेवलेंथ निकाल दो। तो जो मैक्सिमम मिनिमम का जो मैंने बोला तो उसने बता दिया मुझे कि NI क्या होना चाहिए।
ठीक है। और जो सीरीज़ बता रहा है मुझे, तो ऑब्वियस ही बात है उस सीरीज़ का कोई ना कोई NF होगा। तो NF NI आपको मिल गया, रेड बैक इज़ अ कांस्टेंट, तो आप उसको उस फॉर्मूले पुट करके यू कैन ईजिली कैलकुलेट दी वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी और एनर्जी एज वेल। आई होप दिस लेक्चर मेक सेंस टू यू। तो इस लेक्चर के हवाले से कोई भी आपको डाउट हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। आई विल ट्राई टू सॉल्व योर क्यूरी, ठीक है। तो आज तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ही ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।